नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार और हमारी खास पेशकश ग्लोबल फ्रंटलाइन, जहां खबरें होंगी दुनिया के कोने कोने से। तो शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। पुलिस अफसर की गाड़ी से भारतीय छात्रा की हुई थी मौत के बाद गुस्सा और प्रदर्शन, अफसर की गई थी नौकरी, अब जांच तेज। पूर्व पीएम इमरान खान की आंखों की रोशनी जाने का दावा, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में सौंपी गई रिपोर्ट, इमरान देख नहीं पा रहे हैं, उन्हें तुरंत इलाज की जरूरत, रिपोर्ट में किया क्या दावा। बांग्लादेश चुनाव में झड़प के बाद बीएनपी कार्यकर्ता की मौत, 2 वोटिंग सेंटर के बाहर धमाके, अब तक 33% वोटिंग होने का दावा, बीएनपी जमात में मुकाबला। बांग्लादेश में 13वें संसदीय चुनाव में आवामी लीग को किया गया बैन, बीएनपी और जमात गठबंधन के बीच मुकाबला। अमेरिका के सांसद कमलेगर डोव का बड़ा बयान, ट्रंप द्वारा भारत पर भारी आयात शुल्क, 50% टैरिफ से भारत अमेरिका के रिश्ते बिगड़े। साल 2023 में अमेरिका के सिएटल शहर में एक बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ था, और अगर इस हादसे की बात की जाए तो भारत की 23 साल की छात्रा जानवी कंडुला की इसमें मौत हो गई थी। वो नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी के सिएटल कैंपस में इंफॉर्मेशन सिस्टम में मास्टर्स की पढ़ाई कर रही थी। हादसा तब हुआ जब एक पुलिस अधिकारी की गाड़ी से उन्हें टक्कर लग गई। अब इस मामले में समझौता हो गया है। जानकारी की माने तो करीब 260 करोड़ रुपए की राशि पर सेटलमेंट हुआ है, जो छात्रा के परिवार को अब दी जाएगी। पिछले शुक्रवार को दोनों पक्षों ने किंग काउंटी सुपीरियर कोर्ट में समझौते की आधिकारिक सूचना दाखिल की थी। घटना के बाद संबंधित पुलिस अधिकारी पर लापरवाही से वाहन चलाने का आरोप लगाया गया था। उसे विभाग से बर्खास्त कर दिया गया और $5000 का जुर्माना भरने का आदेश दिया गया है। हालांकि किंग काउंटी के अभियोजक ने उस पर गंभीर आपराधिक आरोप लगाने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि ये साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं है कि अधिकारी ने जानबूझकर सुरक्षा नियमों की अनदेखी की थी या फिर नहीं। इस बीच कंडुला के परिवार की ओर से वकीलों ने मामले पर भेजे गए ईमेल या फोन कॉल का तत्काल कोई जवाब नहीं दिया है। रावलपिंडी की अडियाला जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की आंखों की सेहत को लेकर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में एक अहम रिपोर्ट पेश की गई है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि उनकी नजर काफी कमजोर हो चुकी है। केवल लगभग 15% ही दृष्टि उनकी बची है, यानी सिर्फ 15% चांसेस हैं कि वो देख सकते हैं। डॉक्टर्स की राय के मुताबिक अगर तुरंत उपचार उनका नहीं होता है, तुरंत उनका इलाज नहीं होता है, तो उनकी दोनों आंखों की रोशनी पूरी तरह से जा सकती है। अब इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि 16 फरवरी से पहले देश के वरिष्ठ डॉक्टर्स की एक विशेषज्ञ टीम जेल भेजी जाए और इमरान खान का विस्तृत चिकित्सकीय परीक्षण कराया जाए, यानी उनका इलाज होना चाहिए और बहुत विस्तृत इलाज होना चाहिए। दरअसल अदालत ने हाल ही में वरिष्ठ वकील सलमान सफदर को इमरान खान से मुलाकात करने के लिए अधिकृत किया था, उनको इजाजत दी गई थी। मुलाकात के बाद तैयार जो रिपोर्ट थी उसमें सफदर ये बताते हुए नजर आए कि इमरान अपनी सुरक्षा व्यवस्था से संतुष्ट हैं, मगर उन्हें परिवार से मिलने की अनुमति नहीं दी जा रही है। यह भी कहा गया इस रिपोर्ट में कि अक्टूबर 2025 तक उनकी तबीयत सामान्य थी, मगर उसके बाद दाहिनी आंख की जो रोशनी है वो अचानक चली गई। सफदर ने अदालत में यह भी कहा कि इमरान खान शारीरिक रूप से ठीक हैं, मगर उन्हें देखने में गंभीर दिक्कत हो रही है और तत्काल चिकित्सा सहायता की भी जरूरत है। उन्होंने ये भी अनुरोध किया कि इमरान को उनके बेटों से बात करने की अनुमति दी जाए। इस पर सरकारी वकील ने सहमति जताई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फोन पर बातचीत की व्यवस्था करने का आदेश दे दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना है कि इमरान खान की दाहिनी आंख में सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन नामक समस्या उत्पन्न हुई है, जिससे आंख की नसों में गंभीर रुकावट आ जाती है। नेशनल हेल्थ फाउंडेशन के मुताबिक इस स्थिति में आंख की नसों में खून का थक्का जम जाता है, जिससे आंखें और देखना प्रभावित होता है।
हालांकि पाकिस्तान सरकार का दावा है कि उनका इलाज पहले ही कराया जा चुका है, मगर इस दावे से फिलहाल उनकी पार्टी जो है वो संतुष्ट नजर नहीं आ रही है। इमरान खान मई 2023 से जेल में बंद हैं। उन पर भ्रष्टाचार और सेना के खिलाफ लोगों को भड़काने जैसे गंभीर आरोप लगे हुए हैं और अब इस खबर के सामने आने के बाद उनके समर्थकों में कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। बांग्लादेश चुनाव में झड़प देखी गई है। साफ तौर पर ये जो झड़प है बांग्लादेश में 13वें संसदीय चुनाव को लेकर वोटिंग जारी होने के दौरान की गई। हालांकि जिस बांग्लादेश की तमाम पार्टियां लोकतंत्र की बड़ी बड़ी दुहाइयां देती हैं, उसी देश में लोकतंत्र के सबसे बड़े मौके जिसे चुनाव कहा जाता है, उसके बीच कई जगहों से झड़प की जो तस्वीरें सामने आई है वो चौंकाने वाली है। तस्वीरें आपके स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। बांग्लादेश के मुंशीगंज इलाके में बम फेंके जाने की खबर है। इसके अलावा गोपालगंज के एक पोलिंग बूथ पर बम विस्फोट की खबर सामने आई है। घटना की बात की जाए, देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये जब बम विस्फोट किया गया और ये सब कुछ चुनाव के दौरान हुआ, ये सब कुछ मतगणना के दौरान हुआ है। इसी से समझा जा सकता है कि बांग्लादेश में जो चुनाव हो रहा है वो कितना सुरक्षित है मतदाताओं के लिए। जो मतदाता पोलिंग बूथ पर वोट डालने के लिए पहुंचे, उनको किस स्थिति में मतदान जो है, चुनाव जो है वो उसमें हिस्सा लेना पड़ा होगा, इससे ये कहीं ना कहीं समझा जा सकता है। अब अगर इस पूरी घटना की बात की जाए तो घटना के बाद बताया जा रहा है कि मौके पर पुलिस ने अपनी तैनाती बढ़ा दी। मतदान केंद्र और उसके आसपास के जितने इलाके थे उनमें सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया। गोपालगंज एक क्षेत्र है, वहां पर एक मतदान केंद्र पर देसी बम विस्फोट हुआ, जिसमें 2 अंसार सदस्य और एक बच्ची समेत 3 लोग घायल हुए। पुलिस की माने तो धमाका सुबह करीब 9 बजे का बताया जा रहा है। नीचूपारा इलाके के रेशमा इंटरनेशनल स्कूल में बने पोलिंग स्टेशन पर यह धमाका होता है। धमाके में 3 लोगों के घायल होने की खबर है। कुछ लोगों को मामूली चोटें आई हैं। घायलों की बात की जाए तो अंसार सदस्यों सुकांतु मजूमदार और जमाल मुल्ला, साथ ही कस्बे के आरामबाग इलाके के रहने वाले अशरफ अली की 13 साल की बेटी अमीना खानम के रूप में उनकी पहचान हुई है। जानकारी की माने तो धमाके की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि कानून व्यवस्था फिलहाल काबू में है। ये जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक तस्वीर मुंशीगंज की बताई जा रही है और दूसरी तस्वीर जो है, उस तस्वीर की अगर बात की जाए तो उसमें साफ तौर पर यह दिखाई दे रहा है कि मतगणना स्थल पर जहां पर वोटिंग हो रही है वहां पर भगदड़ मच गई। अचानक 2 गुटों में झड़प हो गई और ये देखिए तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है, जहां पर 2 गुटों में झड़प हुई, वोट डालने नहीं दिया जा रहा था, इस तरीके का आरोप लगा और मारपीट शुरू हो जाती है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये बांग्लादेश से तस्वीरें सामने आ रही है। आज जब चुनाव हो रहा था तब की तस्वीरें हैं। इसी से समझा जा सकता है कि वहां जो चुनाव आज हुए हैं वो किन परिस्थितियों में, किन स्थितियों में हुए हैं। हालांकि अब बताया जा रहा है कि पुलिस द्वारा पूरे मामले में फिलहाल संज्ञान लिया गया है और तैनाती जो है वो बढ़ा दी गई। वोटिंग जो है वो भी शांतिपूर्ण तरीके से कराई गई है, मगर ये तस्वीर दुनिया भर में फिलहाल बांग्लादेश को मजाक का पात्र बना चुकी है। बांग्लादेश में 13वें संसदीय चुनाव 84 सूत्रीय सुधार पैकेज के जनमत संग्रह के साथ हो रहे हैं। आवामी लीग को बैन कर दिया गया है, जबकि बीएनपी और जमात गठबंधन के बीच मुकाबला है। चुनाव की बात की जाए तो चुनाव में आवाम का जो उत्साह है वो देखने को मिला, मगर बात की जाए शेख हसीना की और उनकी पार्टी की तो उनके जो अस्तित्व है उनको लेकर अब चर्चाएं शुरू हो गई है कि आगे चलकर अगर ये चुनाव हो गया और इसमें परिणाम कुछ और आए तो फिर अस्तित्व जो है वो उनकी पार्टी का और उनका खुद का बचेगा या फिर नहीं बचेगा। बांग्लादेश चुनावों पर पूर्व भारतीय राजनयिक सुरेंद्र कुमार ये कहते हुए नजर आए कि इस चुनाव से पहले जब हसीना भारत आई, वहां का माहौल हिंसा, नफरत, भारत विरोधी भावना, हसीना विरोधी भावना, इन सबसे भरा हुआ था। लेकिन धीरे धीरे माहौल जो है वो बदल गया है, ऐसा उनका दावा है। आवामी लीग चुनाव में भाग नहीं ले रही है, हमें वास्तविकता को स्वीकार करना होगा, ये भी वो कहते हुए नजर आए। बाकी बांग्लादेश चुनाव को लेकर, शेख हसीना को लेकर किन स्थितियों पर उन्होंने नजर डाली है, आपको सुनाते हैं, सुनिए। This country with which we enjoy the longest border, 4,096 kilometers, we have border with 5 states, is very important for us. I think before this election, when Hasina came to India, otherwise he would have been perhaps killed there, atmosphere was full of violence, hatred, anti-India feeling, anti-Hasina feeling, and the students were really losing steam. But slowly, slowly, climate changed. Now, Awami League
certainly is not participating. It's a really pity that the party which has ruled 4 times is not in the fray. But we have to accept the reality. And we have BNP, you have a leader, Anwar, who has come, Rahman has come from outside. At least more educated, Western, liberal, perhaps more democratic people will feel more safer here. Other side, Jamaat Islami, which is a very orthodox party. It is supposed to have a lot of support from Pakistan, ISI, and believes in certain kind of things which are not necessarily more democratic. And we have seen in the last 2 months how many attacks have been mounted against Hindus, against Indians, others, which have been increasing in more brutal manner. So we find that this election will at least put this phase to an end and bring about elected government, which will be much more responsible, much more address the problem which they have. Problem what? Unemployment, corruption, economic development, and what the youth people want. And the generation Z, which threw out Hasina, their problems will be addressed, and we hopefully the elected government will be more alive to their expectations. Well, अमेरिका की डेमोक्रेट सांसद सिडनी कमलेगर डोव ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए भारी आयात शुल्क को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि 50% टैरिफ जैसे फैसले ने भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय से बन रहे भरोसे को झटका पहुंचाया है। उन्होंने इसे अनावश्यक कदम बताते हुए कहा है कि इससे द्विपक्षीय संबंधों में खटास आई है। सांसद ये भी कहती हुई नजर आई, आरोप लगाती हुई दिखाई दी कि ट्रंप प्रशासन भारत के साथ व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने में 1 साल से ज्यादा समय तक देरी करता रहा। उनके मुताबिक इसी वजह से 2025 में प्रस्तावित दिल्ली क्वाड शिखर सम्मेलन आयोजित नहीं हो पाया। ये बड़ा आरोप है जो उनके द्वारा लगाया गया है। क्वाड समूह में आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। ऐसे में अब डेमोक्रेट सांसद की तरफ से ये बड़ा बयान सामने आना ये दुनिया भर में सुर्खियां बटोर रहा है। And Central Asia. In April, Trump announced tariffs on partners across South and Central Asia, an unexpected economic shock on countries already facing debt vulnerability to the PRC. 50% tariffs on India, one of the highest rates in the world, tore a needless rupture in bilateral ties that sacrificed decades of painstaking trust building between our two countries. Dragging on negotiations for over a year cost us the timely convening of the annual Quad Leaders Summit and weakened our posture in the Indo-Pacific. In May, India भारत की वायु शक्ति को और मजबूती मिलने वाली है। भारतीय वायुसेना के बेड़े में जल्द ही राफेल लड़ाकू विमानों की संख्या बढ़ सकती है। रक्षा मंत्रालय की रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी डीएसी ने फ्रांस से 114 राफेल फाइटर जेट खरीदने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। इसी बैठक में भारतीय नौसेना के लिए अमेरिकी समुद्री टोही विमान P-81 के 6 अतिरिक्त विमानों की खरीद को भी मंजूरी दी गई है। यह फैसला रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। इस निर्णय की बात की जाए तो ये निर्णय ऐसे समय में आया है जब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की भारत यात्रा प्रस्तावित है। माना यह जा रहा है कि इस कदम से दोनों देशों के रक्षा और रणनीतिक संबंधों को और मजबूती मिलेगी। राफेल सौदे की अनुमानित कीमत की बात की जाए तो करीब 3.25 लाख करोड़ रुपए इसकी कीमत बताई जा रही है, जो भारत के इतिहास के सबसे बड़े रक्षा समझौतों में से एक माना जाता है। हालांकि अंतिम मुहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी से लगनी बाकी है, मगर यह खबर चर्चा का विषय बन गई है। खबर तुर्की से। तुर्की की ग्रैंड नेशनल असेंबली में नए न्याय मंत्री के शपथ ग्रहण के दौरान माहौल अचानक गर्मा गया, तनावपूर्ण हो गया और ऐसी तस्वीरें सामने आई जो चौंकाने वाली है। कुछ ही मिनटों में हालात बेकाबू हो गए। तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे कि ये जो तस्वीर आपको नजर आ रही है, ये विपक्षी रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी के सांसदों ने सरकार पर न्यायपालिका को प्रभावित करने का आरोप लगाया और इसको लेकर जोरदार विरोध शुरू होता है। जोरदार विरोध शुरू होने के साथ साथ उनका यह कहना था कि नई नियुक्ति न्याय व्यवस्था की स्वतंत्रता पर सवाल खड़े करती है। सत्तारूढ़ एके पार्टी के सांसदों ने इसका तीखा जवाब दिया, जिसके बाद तीखी बहस
और धक्का मुक्की शुरू हो गई। तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, ये तुर्की की तस्वीरें हैं, जिसके बाद तीखी बहस, धक्का मुक्की जो है उससे जुड़ी तस्वीरें जो सामने आई। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो कुछ सांसद एक दूसरे की ओर बढ़े और हाथापाई उतने में ही शुरू हो गई। इस दौरान कुर्सियां खिसकाई गई, मेजें पलटी गई, सुरक्षा कर्मियों को बीच बचाव के लिए दखल देना पड़ गया। झड़प में सीएचपी के एक वरिष्ठ सांसद की नाक टूट गई, जबकि कई अन्य सांसदों को मामूली चोटें आई हैं। संसद के भीतर खून के निशान और बिखरे कागजात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रही है। स्पीकर को कार्यवाही अस्थायी रूप से स्थगित करनी पड़ गई ताकि स्थिति को काबू में किया जा सके। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो ये घटना तुर्की में बढ़ते ध्रुवीकरण का साफ तौर पर संकेत है। हाल के कुछ महीनों में न्यायिक सुधार, प्रेस की स्वतंत्रता और विपक्षी नेताओं पर जिस तरीके से मामलों को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच तनाव बढ़ रहा था, उससे जुड़ी भी इन तस्वीरों को माना जा रहा है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार संस्थानों पर नियंत्रण मजबूत कर रही है, जबकि सरकार इन आरोपों को खारिज करते हुए कहती है कि सुधार कानून के शासन को मजबूत करने के लिए है। इस घटना ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ध्यान खींचा है। यूरोपीय संघ के कुछ नेताओं और मानवाधिकार संगठनों ने तुर्की की राजनीतिक स्थिति पर चिंता जताई है। हालांकि सरकार समर्थकों का कहना है कि विपक्ष जानबूझकर संसद की कार्यवाही बाधित कर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहा था। कुल मिलाकर संसद में हुई यह हिंसक झड़प तुर्की की राजनीति में बढ़ते टकराव और अविश्वास की गहराती खाई को साफ तौर पर उजागर करती हुई नजर आई है। कनाडा पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ के खिलाफ अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में वोटिंग होती है। टैरिफ रद्द करने से जुड़ा प्रस्ताव 219 के मुकाबले 211 वोट से पास हो गया। इस दौरान क्रॉस वोटिंग भी देखने को मिली है। ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन के 6 सांसदों ने प्रस्ताव के समर्थन में वोट दिया, जबकि डेमोक्रेटिक पार्टी के 1 सांसद ने इसके खिलाफ वोटिंग की। वोटिंग से पहले ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट कर रिपब्लिकन सांसदों को चेतावनी दी थी कि जो भी टैरिफ के खिलाफ वोट करेगा उसे चुनाव के समय गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। अब यह प्रस्ताव अमेरिकी संसद के ऊपरी सदन सीनेट में जाएगा, जहां रिपब्लिकन पार्टी का बहुमत है। हालांकि अगर ये सीनेट से भी पास हो जाए तब भी इसके कानून बनने की संभावना काफी कम मानी जा रही है, क्योंकि इसे राष्ट्रपति ट्रंप की मंजूरी चाहिए होगी। क्योंकि ट्रंप ने ही टैरिफ लगाए हैं, इसलिए वो इस प्रस्ताव को वीटो कर सकते हैं, यानी इसे रोक सकते हैं। अगर राष्ट्रपति ट्रंप किसी बिल को वीटो कर देते हैं तो कांग्रेस दोबारा उस पर वोट कर सकती है, मगर इस बार साधारण बहुमत नहीं बल्कि दोनों सदन हाउस और सीनेट में 2/3 बहुमत चाहिए होता है। यानी कि व्यवहारिक तौर पर टैरिफ हटने की संभावना फिलहाल बहुत कम नजर आ रही है। ट्रंप का यह कहना है कि कनाडा ने कई सालों तक व्यापार के मामले में अमेरिका का फायदा उठाया है। उन्होंने कनाडा पर अलग अलग तरह के टैरिफ लगाए हैं। हाल ही में कनाडा और चीन के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते के जवाब में ट्रंप ने कनाडा पर 100% टैरिफ लगाने की धमकी भी दी है। अमेरिका के टेक्सास में एल पासो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मेक्सिकन कार्टेल के ड्रोन की घुसपैठ का मामला सामने आया है। इसके बाद फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने एयरपोर्ट के ऊपर का एयर स्पेस 10 दिन के लिए बंद करने का ऐलान किया। हालांकि कुछ ही घंटों बाद FAA ने यह प्रतिबंध हटा दिया। ट्रंप प्रशासन के मुताबिक खतरे को निष्क्रिय कर दिया गया है और अब कमर्शियल उड़ानों के लिए कोई जोखिम नहीं उठाया जाएगा। अमेरिकी ट्रांसपोर्टेशन सेक्रेटरी सीन डफी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि FAA और डिफेंस डिपार्टमेंट ने कार्टेल ड्रोन की घुसपैठ से निपटने के लिए तुरंत कार्रवाई की है। उन्होंने कहा ड्रोन से जुड़े खतरे को न्यूट्रलाइज कर दिया गया है और इलाके में कमर्शियल यात्रा के लिए अब कोई खतरा नहीं है। हालांकि उन्होंने ये भी नहीं बताया कि कितने ड्रोन उसमें शामिल थे और उन्हें निष्क्रिय करने के लिए क्या कदम उठाए गए। लेकिन कुछ घंटे पहले FAA ने स्पेशल सिक्योरिटी कारणों से 10 दिन के लिए एयर स्पेस बंद करने की घोषणा की थी। एल पासो मेक्सिको सीमा से लगा शहर बताया जाता है और इसकी आबादी करीब 7 लाख है। ये शहर सिउदाद जुआरे के साथ साथ मिलकर बड़े स्तर पर क्रॉस बॉर्डर कारोबार का केंद्र बताया जाता है। यह अस्थायी प्रतिबंध मेक्सिकन एयर स्पेस पर लागू नहीं था। डेमोक्रेट सांसद वेरोनिका एस्कोबार ने
FAA से प्रतिबंध हटाने की अपील की थी। उन्होंने कहा कि उनके कार्यालय या स्थानीय प्रशासन को पहले से कोई सूचना नहीं दी गई थी। अमेरिका के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा है कि वॉशिंगटन भारत को रक्षा उत्पादों की बिक्री बढ़ाने की तैयारी कर रहा है, जो दोनों देशों के बीच रणनीतिक सहयोग में निरंतर गति का संकेत है। ये बयान सामने आने के बाद हर कोई शॉक्ड है। विदेश मामलों की उप समिति की सुनवाई के दौरान दक्षिण और मध्य एशियाई मामलों के ब्यूरो सहायक सचिव एस पॉल कपूर ने बढ़ते रक्षा सहयोग के बारे में बोलते हुए कहा कि वर्तमान में अतिरिक्त हथियार प्रणालियों की खरीद प्रक्रियाधीन है। अधिकारियों ने यह कहा कि इन संभावित सौदों से भारत की संप्रभुता की रक्षा करने की क्षमता मजबूत होगी और साथ ही अमेरिकी रक्षा क्षेत्र में रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा। जब अधिकारी से भारत के साथ संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए अमेरिका द्वारा उठाए जा सकने वाले अगले कदमों के रूप में क्या हो सकता है, ऐसा सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमारे पास हथियार प्रणालियों की कुछ संभावित खरीद योजनाएं पाइपलाइन में है, जो भारत को अपनी बेहतर रक्षा करने, अपनी संप्रभुता सुनिश्चित करने और अमेरिकी रोजगार सृजित करने में मदद करेगी। So we will expand that. We have also some potential purchases of weapon systems in the pipeline that will help India to protect itself better, ensure its sovereignty. Also, will create American jobs. Be good for both sides. So we have a number of things in the pipeline, and I think that momentum has continued despite some of the uncertainties around trade, and it's going to continue now even more so because that's the trade issue has been largely resolved. चीन के शंघाई शहर में एक व्यस्त मार्ग पर अचानक जमीन धंसने की घटना ने लोगों को चौंका दिया। सीसीटीवी फुटेज में दिखाई देता है कि सड़क का एक बड़ा हिस्सा कुछ ही सेकंड में नीचे बैठ जाता है और वहां खड़े वाहन और आसपास का जो हिस्सा है वो गहरे गड्ढे में समा जाता है। ये तस्वीरें सबको चौंका रही है। देखते ही देखते वहां अफरा तफरी मच जाती है और प्रशासन को इलाके को घेर कर ट्रैफिक रोकना पड़ जाता है। शंघाई में इस तरह की घटनाएं नई नहीं कही जा सकती, क्योंकि इससे पहले भी कई ऐसे दौर रहे हैं जहां इस तरीके की घटनाओं ने अंजाम दिया है। ये शहर यांगजी नदी के डेल्टा क्षेत्र में बसा हुआ है, जहां की जमीन मुख्य तौर पर नरम जलोढ़ मिट्टी से बनी हुई है। ऐसी मिट्टी भारी इमारतों, भूमिगत मेट्रो लाइन और लगातार हो रहे निर्माण कार्यों का दबाव लंबे समय तक सहन नहीं कर पाती। भूजल का ज्यादा दोहन भी जमीन के भीतर खाली जगह बना देता है, जिससे सतह कमजोर हो जाती है। विशेषज्ञों की माने तो जब भूमिगत पाइपलाइन जैसे सीवेज हो गया, पानी हो गया या गैस लाइन हो गया, लीकेज या जंग की वजह से अगर वो क्षतिग्रस्त होती है तो आसपास की मिट्टी धीरे धीरे बहने लग जाती है। ऊपर सब सामान्य दिखता है मगर अंदर खाली गुफा बन जाती है। जैसे ही उस हिस्से पर ज्यादा भार पड़ता है, सड़क अचानक धंस जाती है। जनवरी 2024 में मिनहांग जिले में भी करीब 10 मीटर लंबा हिस्सा धंस गया था, जिसका कारण सीवेज पाइप का फेल होना बताया गया। उस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई थी, लेकिन यातायात कई घंटों तक बाधित रहा। चीन के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के आंकड़ों की माने तो 2017 से 2023 के बीच दर्ज सिंकहोल मामलों में लगभग 72% घटनाएं मानव गतिविधियों से जुड़ी हुई थी। इनमें कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर, निर्माण मानकों की अनदेखी, भूमिगत खुदाई, पाइपलाइन की खराबी प्रमुख कारण माने जा रहे हैं। और अभी भी ये जो तस्वीर देखने को मिली है, ये भी इसी से जुड़ी हुई बताई जा रही है कि शायद यही कुछ कारण हो सकते हैं जिसके बाद ये इतनी गंभीर और इतनी चौंकाने वाली, डराने वाली तस्वीर शंघाई से सामने आई है। उत्तर कोरिया से एक बड़ी और जरूरी खबर सामने आई है। दावा किया गया है कि उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन ने अपनी नाबालिग बेटी किम जू ए को अपना संभावित उत्तराधिकारी चुन लिया है। एजेंसी के मुताबिक हाल के कुछ महीनों में किम जू ए की सैन्य परेड, मिसाइल परीक्षण स्थल और सरकारी कार्यक्रमों में लगातार मौजूदगी, आधिकारिक मीडिया में उन्हें दिए जा रहे मुख्य स्थान और विशेष संबोधनों को देखते हुए ये संकेत मिल रहे हैं कि उन्हें भविष्य के नेतृत्व के लिए तैयार किया जा रहा है। हालांकि उत्तर कोरिया सरकार या वर्कर्स पार्टी की ओर से अभी तक उत्तराधिकारी को लेकर कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई है, मगर विश्लेषकों की माने तो उत्तर कोरिया में सत्ता हस्तांतरण परंपरागत तौर पर परिवार के भीतर ही रहा है। किम जोंग उन ने भी अपने पिता
किम जोंग इल के निधन के बाद और उन्होंने अपने पिता किम इल सुंग के बाद सत्ता संभाली थी। ऐसे में किम परिवार की चौथी पीढ़ी को नेतृत्व सौंपे जाने की अटकलों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा तेज कर दी है। ग्लोबल फ्रंटलाइन में अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।